स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 37। 7 अक्टूबर की ये वर्कशीट है। तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। जैसे कि हम लास्ट की वर्कशीट से कृषि पार्ट को करते हुए आ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में भी हम कृषि से संबंधित पार्ट को ही करेंगे। सबसे पहले हमारा जो इसमें सब पॉइंट्स दिए हुए हैं कि कृषि के अंदर कौन से ऐसे तकनीकी एवं संस्थागत सुधार हैं जो भारत सरकार द्वारा किए गए हैं। तो सबसे पहले तो 1980 और 90 के दशक में एक व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया भारत के अंदर, और जिसके अंदर बहुत सारे जो परिवर्तन थे टेक्नोलॉजिकली यानी कि तकनीकी रूप पर या संस्थागत रूप में किए गए। सबसे पहले सूखा, बाढ़ या चक्रवात या आग या बीमारी के खिलाफ फसल बीमा योजना लागू की गई। यानी कि जो किसान है वो क्या करा सकते हैं, अपनी फसल का बीमा पहले से ही करा सकते हैं। दूसरा, सट्टेबाजों और बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण को रोकने के लिए फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य या लाभकारी और खरीद मूल्य जैसे कॉन्सेप्ट लाए गए, जिसको हम कहते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसमें किसान डायरेक्ट सरकार को वो फसल बेच सकते हैं। ग्रामीण बैंक और किसानों के लिए सहकारी कार्यक्रम रेडियो और टेलीविजन पर भी पेश किए गए। डीडी किसान चैनल आता है इसमें कि जहाँ पे किसान अपने फसल से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसका सोल्यूशन वहाँ पे पा सकते हैं। महत्वपूर्ण फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, लाभकारी और खरीद मूल्य की भी घोषणा की जाती है, जो हम ऑलरेडी सेकंड पॉइंट में पढ़ चुके हैं। किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई गई समितियों द्वारा और बैंकों द्वारा, यानी कि ऋण भी सस्ते दामों पर मिलेगा, सस्ते इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भारत सरकार द्वारा स्पेशली किसानों के लिए शुरू की गई। कुछ अन्य योजनाएं भी हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड भी एक बहुत अच्छी योजना है, जिसमें किसान अपने हिसाब से जो अपना सामान है वो खरीद सकते हैं और उसका भुगतान बाद में कर सकते हैं। तो वहीं अगर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और रोजगार और उत्पादन में कृषि के योगदान की बात की जाए तो कुछ चुनौतियां भी हैं। तो अगर बात की जाए कि कौन सी चुनौती है भारतीय किसानों के समक्ष, सबसे पहले तो जो कृषि की जो भागीदारी है ना, वो जीडीपी में बहुत कम है। कृषि में आज भी लगभग 50% लोग लगे हुए हैं, यानी कि 48 दशमलव कुछ आता है, लेकिन इसका जो आउटपुट है वो बहुत कम है। वहीं सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्षों से बढ़ रही है और देश में पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर पा रही है। भारतीय किसानों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे किसान इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। तो वहीं सरकार कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से सिंचाई, बिजली, ग्रामीण सड़कों, बाजार, मशीनीकरण जैसे सार्वजनिक निवेश कम कर रही है। यानी कि सरकार को इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा निवेश करना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए, और सरकार यहाँ पैसा कम लगा रही है। तो वहीं उर्वरक जैसी जो चीजें हैं उसमें सब्सिडी कम मिलती है, तो वहीं उसके बाद क्या हो जाती है, लागत बढ़ जाती है किसानों की। और कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क से कमी देश के लिए एक सबसे बड़ी हानिकारक जो पॉइंट है वो बनकर सामने आ रहा है। प्रभाव क्या हो रहा है इन चुनौतियों से? कृषि में ठहराव से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी गिरावट आई है, क्योंकि तीनों क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट बाकी क्षेत्रों में और जनता पर पड़ेगा। किसान कृषि से अपना निवेश वापस ले रहे हैं और कृषि में रोजगार में गिरावट आ रही है, क्योंकि अब किसान भी सोच रहे हैं कि जब इसमें पैसा ही नहीं है तो क्यों ना किसी और क्षेत्र में कार्यरत किया जाए। सरकार द्वारा कुछ उपाय भी किए गए हैं, जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालयों, पशु चिकित्सा सेवाओं और पशु प्रजनन केंद्रों की स्थापना की गई है, स्पेशली किसानों के लिए। मौसम विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान आदि के क्षेत्र में बागवानी विकास, अनुसंधान और विकास आदि को प्राथमिकता दी गई है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार की जा रहा है, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक गाँव के क्षेत्रों में विकास नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो किसान हैं वो वैश्वीकरण से सबसे ज़्यादा हमें उनको मार लग रही है। तो हमारे कृषि उत्पाद विकसित देशों के साथ बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहाँ के देशों में क्या होता है, सरकारें सब्सिडी ज़्यादा देती हैं और हमारी सरकारें किसानों को सब्सिडी कम देती हैं। तो वहीं हरित क्रांति ने भी मदद की, लेकिन इसका कोई हमें सबको पता है कि इसका कुछ ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। कुछ जगहों पे फ़ायदा हुआ, कुछ जगहों पे फ़ायदा नहीं हुआ। और अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में बोलूँ तो अमीर किसान और अमीर हो गया और गरीब वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि इसमें जो तकनीकों की बात की गई वो गरीब किसान के बजट के बिल्कुल आगे थी। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भारतीय सरकार को इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और अगर नहीं दिया गया तो ऑलमोस्ट 50% यानी कि 50% जो जनता है हमारी वो रोज़गार रहित हो जाएगी, और वो हमारे लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाएगी, जो कि एट द एंड सरकार के ऊपर ये चीज़ें आने वाली हैं।
वहीं अगर प्रश्नों की बात की जाए तो सबसे पहला, तकनीकी और संस्थागत सुधार क्यों शुरू किए गए हैं और उन सुधारों के अंतर्गत कुछ उपाय बताइए। तो जैसा हमने पढ़ा कि ये सुधार इसलिए किए गए हैं ताकि विकास किया जा सके किसी क्षेत्र में। और इसमें क्या क्या किया गया है, चकबंदी की गई है, फसल बीमा योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, रेडियो और टेलीविजन पर स्पेशली कृषि कार्यक्रम चलाए गए हैं किसानों के लिए। प्रश्न दूसरा, कृषि में ठहराव से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट आएगी जिसका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, विस्तार से बताइए। तो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अगर कृषि क्षेत्र में ठहराव आएगा तो उसका असर द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के विकास में भी आएगा और इससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी और इससे निर्धनता में बढ़ोतरी होगी। प्रश्न तीसरा, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है और वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ संभावित समाधानों की सूची बनाइए। यानी कि हम क्या कर सकते हैं जिससे कि ये जो प्रभाव पड़ा है इसका हम कम कर सकें। तो देखो, सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है कि नई तकनीक हमें मिल रही है विदेशों से, प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि हो रही है। तो वही नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा है कि भारतीय जो मजदूर है वो तकनीकी एवं मशीनें जो हैं उसका अधिक प्रयोग करने के खिलाफ है। वहीं गाँव में क्या हो रहा है, मशीनें अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे बेरोज़गारी बढ़ेगी, कृषि महंगी हो जाएगी। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमें देखने को मिल रही है। तो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कृषि में विविधीकरण की आवश्यकता है। किसानों को वाणिज्य फसलों पर जोर देना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित लघु उद्योगों का विकास करना चाहिए ताकि बेरोज़गारी तथा निर्धनता की समस्या कम हो सके। प्रश्न चौथा, हरित क्रांति एक वरदान और अभिशाप दोनों रही है, कैसे। देखो, लाभ भी है, हानि भी है। लाभ क्या है, फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई, कृषि का आधुनिकीकरण हुआ, किसानों की आय में वृद्धि हुई। वहीं नुकसान यह है कि एक महंगी पद्धति है, पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और ये सिर्फ कुछ ही फसलों में फ़ायदेमंद है और सिर्फ इसका जो फ़ायदा है वो अमीर किसान ही उठा सकते हैं, गरीब किसानों का इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।